आखिरी कक्षा में हमने पढ़ा था जी, शरीर में कफ दोष बड़ा होने पर क्या क्या समस्याएं पैदा होती है, क्या क्या लक्षण रहते हैं। इन लक्षणों को अमित जी एक बार फिर से रिवाइज कर दो पढ़ के एक बार। कफ दोष के लक्षण स्निग्धता अर्थात चिकनापन, कठोरता, खुजली का होना, हाथ पैरों में शीत का अनुभव होना, थोड़ा जोर से पढ़ो जी। बंध स्त्रोतों में रुकावट, उपलेप अर्थात जीभ के ऊपर मैल की परत का जमना, चिपचिपाहट, सूजन, पाक का न होना, नींद का अधिक आना। यही कारण है कि कफ प्रवृत्ति के प्राणी अधिक सोते हैं, जैसे भैंस। वर्ण सफेद होना, दस्त मधुर एवं नमकीन होना और किसी भी कार्य को देर से करना। अब ये लक्षण हमने पढ़ लिए हैं, इसमें इन लक्षणों का मोटा मोटा निचोड़ क्या है अमित जी? कफ प्रवृत्ति के जितने भी रोगी होंगे उनके शरीर में भारीपन होगा, चिकनापन होगा, उनके स्त्रोतों में जो है वो ब्लॉकेज होगी। जो है उसको बोलते हैं कि अवरोध होगा। ठीक है जी। उसके कारण जो है उनके शरीर में जो है पित्त गुण की प्रधानता होगी और वहां पर कठोरता होगी, अकड़न और जकड़न होगी, खुजली होगी। जीभ के ऊपर जो मैल की परत जमा होगी, उनके शरीर में चिपचिपाहट जैसा भी अनुभव होगा, क्योंकि वहां पर आम बढ़ा हुआ है इसलिए वहां पर सूजन भी होगी, स्निग्धता है इसलिए वहां पर सूजन होगी। वो मधुर और नमकीन अच्छा लगता होगा और कोई भी कार्य को आलस्य की इनमें से थायराइड के रोगी में कितने लक्षण मिलते हैं जी? जो हाइपोथायराइड है, जो हाइपोथायराइड कफ के कारण होता है, इनमें कितने लक्षण मिलते हैं जी? लगभग सारे ही मिलते हैं। ठीक नींद है। जो है उनको जाती लगती है, उनके पैरों में वो चलने जैसा लगता है, उनको काम करने का उनको भी बिल्कुल मन नहीं करता है। जीभ के ऊपर की मैल का उन्हें आइडिया नहीं आती, ये सब दिक्कतें उनको हो सकती हैं। उनके शरीर में भी कठोरता आ जाती है, शीत का अनुभव उनको होता है, भारीपन का भी अनुभव होता है, तो भी कार्य को नहीं कर पाएंगे। हाइपोथायराइड की संप्राप्ति में क्या रहता है अमित जी? मतलब उसमें समस्या कहाँ से है, क्या क्या रहता है? मंदहानि की वजह से शुरू होता है। ठीक है। और जैसे अमित जी इसमें एलोपैथी वाले क्या बोलेंगे कि आपकी थायराइड ग्लैंड है उसका स्राव कम हो गया है, तो थायराइड एलोपैथी का क्या निष्कर्ष है यहाँ पे? एलोपैथी वाले तो यही बोलते हैं कि आपकी थायराइड ग्लैंड से स्राव कम हो रहा है इसलिए पाचक अग्नि मंद होती है। तो यहाँ पे थायराइड कफवर्धक आहार विहार का सेवन करने से पैदा हुई है या थायराइड ग्लैंड से पैदा हुई है अमित जी? यदि कोई कफ प्रवृत्ति का व्यक्ति है, यदि वो कफ प्रवृत्ति का व्यक्ति से निकली है, उस कंडीशन में यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से तो आम दोष ही बढ़ा हुआ है। अब कफ जो है उसके ऊपर के क्षेत्रों में जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, स्त्रोतस अवरोध वहाँ पर हुआ है, जिस वजह से थायराइड की संप्राप्ति। ठीक है। अब जैसे आयुर्वेद का इसमें दृष्टिकोण यही है कि व्यक्ति के शरीर में कफ का शरीर है या कफवर्धक आहार विहार का सेवन किया है तो वहाँ पे अग्नि मंद हुई है, आम बना है, अग्नि मंद हुई है। अग्नि मंद हुई है तो फिर वहाँ पे उस व्यक्ति की जो थायराइड ग्लैंड है उसका स्राव भी कम होगा, यानी अग्नि उसको नियंत्रित कर रही है, ना कि वो ग्लैंड अग्नि को नियंत्रित कर रही है। अगर आप यहाँ से ध्यान से समझेंगे
जो एलोपैथी का व्यू है वो यही है कि अग्नि को आपकी ग्लैंड कंट्रोल करती है, आपके पाचन को वो करती है। अगर इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। और आयुर्वेद का मत है कि जी सर्वे रोगा अपि मंदाग्नो, यानी पहले अग्नि मंद हुई है, आम बना है, अग्नि मंद हुई है, फिर वहां से आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसका स्राव कम हुआ है। तो ये है आयुर्वेद का दृष्टिकोण कि आयुर्वेद में हमने दोषों की चिकित्सा करनी है जी, और उसके गुणों की चिकित्सा करनी है। सारी खासकर महिलाएं जो है वो चिड़चिड़ेपन का भी एक भाव रखती है, घबराहट होती है, थकावट है, तनाव रहती है, प्रतिक्रिया को अनिच्छा भी रहती है। बहुत सारी महिलाओं और पुरुषों में ना हृदय गति की जो कार्य दिखता है वहाँ पर भी वो समझ में आता है। वो तो जब स्त्रोत अवरोध होगा, ब्लॉकेज होगी, तो वो तो एक बार थायराइड चेक करा लीजिए, उसके तीनों पैरामीटर है, उसके अकॉर्डिंग फिर एलोपैथी का जीवन एलोपैथी का जीवन भर इसलिए शुरू होता है ना जी, वो इसकी संप्राप्ति अलग मानते हैं, हम इसकी संप्राप्ति अलग मानते हैं। और हम इसकी संप्राप्ति ऐसे मानते हैं कि कफवर्धक आहार विहारों को बंद करवाएंगे, उसकी अग्नि पे काम करेंगे, आम का पचन करेंगे, गुणों को बैलेंस में करेंगे। उसमें क्या है, हाइपो में वेट बढ़ता चला जा रहा है, क्यों बढ़ता चला जा रहा है? आम है जी, आम है तो वो कफ के गुणों को बढ़ाता ही चला जा रहा है। हाइपर में क्या है, अग्नि की तीक्ष्णता है, अग्नि की तीक्ष्णता है, पित्त बड़ा है तो वहाँ पे पित्त को बैलेंस में करना है, पित्त के गुणों को बैलेंस में करना है। तो आपको हाइपोथायराइड में लगभग ये सभी लक्षण मिल जाएंगे। और ये हो गए कफज हाइपोथायराइड के जी। और जिस व्यक्ति को इनमें से अगर कोई एक भी समस्या है, मान लो इसमें हमने पढ़ा स्त्रोतस अवरोध, कहाँ पे स्त्रोतस अवरोध जी? रक्तवाहिनियों में या हृदय में, कहाँ पे? अगर एक भी बीमारी है तो बाकी सिम्टम भी, बाकी गुण तो गुण बड़े हैं तो वो इनमें से कोई भी बीमारी पैदा कर सकता है जी। वो कफ की जो 20 बीमारियां हैं उनमें से कोई भी बीमारी को पैदा कर सकता है। तो एक बीमारी आई है तो आप देखो कि उसके गुण बड़े हैं, तो बाकी ये सब समस्याएं भी पैदा होने वाली है। अगर एक महिला को हाइपोथायराइड है तो जल्दी ही उसको शुगर भी हो सकती है, जल्दी ही उसको हाई बीपी की समस्या भी हो सकती है, जल्दी ही उसके गुर्दे या पित्ते में पथरी हो सकती है, आगे चल के उसका किडनी फेलियर हो सकता है, कुष्ठ रोग उसको हो सकता है। तो ये सब संप्राप्ति, इसकी मूल कहाँ है जी? मूल है कफवर्धक आहार विहार का सेवन, आम बनना, अग्नि मानता, ये इसकी संप्राप्ति है और इसकी ही चिकित्सा करनी है जी। तो कफ वालों में आप देखते हैं ना, किसी में भी कफ हो या पित्त हो या वात हो, अगर एक बीमारी है तो फिर वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि कोई अग्नि पे काम नहीं करता है, कोई आम के पचन पे ध्यान नहीं रखता है, कोई आहार विहार दिनचर्या ऋतुचर्या को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, और कोई गुणों पे काम नहीं करता है, जो मेनली सबसे मेनली है। बस कुछ टाइम दवाइयाँ खिलाई, चीज़ें बैलेंस में हुई और बात खत्म जी। तो कुछ टाइम दवाइयाँ खिलाने से, चीज़ें बैलेंस में होने से बीमारी की जड़ नहीं कटी है जी। जब तक आप इस तरह के व्यक्ति की दीपन पाचन करके शोधन चिकित्सा नहीं कर देते, उसके शरीर को स्लिम एंड ट्रिम नहीं कर देते, तब तक उसकी ये संप्राप्तियाँ दोबारा फिर से बनी रहेगी और एक नहीं कई कई बीमारियाँ पैदा होगी जी। समझ में आया जी कि कफ वाले को संप्राप्ति कैसे बनती है? हाँ जी, पाचन तो ठीक है, शोधन वगैरह करके क्या वेट लॉस काफी अच्छी मात्रा में किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल अच्छी मात्रा में किया जा सकता है। उसमें किस किस तरह से किया जा सकता है, वो दीपन पाचन अनुलोमन करके, उसके बाद हमने देखना है कि उम्र क्या है और वजन कितना है, उसके हिसाब से हम उनको आगे जब स्नेहन स्वेदन, उसके बाद वमन कराएंगे। अगर शारीरिक बल अच्छा है और उम्र ठीक ठाक है तो उसको वमन हम थोड़ा 2-3 बार करवा सकते हैं। और फिर हम उसको विरेचन करवाएंगे। विरेचन में जैसे मेडिकेटेड घी पिला के 5 दिन, उस दौरान अन्नपान पूरी तरह से बंद हो जाता है, केवल दाल का सूप या खिचड़ी, बस इस टाइप पे रखते हैं व्यक्ति को, और फिर उसको विरेचन कराते हैं। और इस तरह के व्यक्ति को विरेचन ऐसे करवाते हैं कि आज विरेचन करा दिया, वजन लूज करना है, थोड़े टाइम बाद फिर से उसको विरेचन कराओ,
10 दिन का गैप देके फिर से उसको 10 दिन का गैप देके विरेचन कराओ, क्योंकि इनको आप करा सकते हो, 2 से अधिक बड़े हैं। और फिर आप इनको बाद में अनुवासन बस्ती दोगे। अनुवासन बस्ती में आप सरसों का तेल और सहचर आदि, सरसों का तेल और सहचर आदि तेल है जो, वो मेद को पूरी तरह से घटाने में, डिजोल्व करके निकालने में बहुत ही अच्छा परिणाम है जी उसका। तो जितना वजन करना है उसके हिसाब से हम उसको एक्स्ट्रा वमन करा सकते हैं, विरेचन करा सकते हैं, और फिर बस्ती उस तरह से लॉन्ग टर्म में हम चला सकते हैं। तो इस तरह से इनका लंबा प्रोसेस रहेगा जी ट्रीटमेंट का। तो वेट लॉस जितना हम चाहते हैं उतना कर सकते हैं जी, पूरे मेद को घटा सकते हैं। थायराइड में वेट कम होता है ना जी, वो देखना है कि थायराइड वो होगा जी पित्त और वात में, पित्त और वात में। अब इसमें एलोपैथी तो 2 ही मानता है जी बस, कि हाइपोथायराइड है और हाइपर है। यानी उन्होंने क्या बोल दिया, अपने एंगल से अगर हम उनको समझने की कोशिश करें, उन्होंने क्या बोल दिया, एक में अग्नि मंद है और एक में अग्नि तीक्ष्ण है। 2 ही मानता है एलोपैथी। और आयुर्वेद इसको 3 मानता है जी। भाई ये वात के कारण भी है, पित्त के कारण भी है और कफ के कारण भी है। अब कफ वाले तो सिम्टम पढ़ ही लिए कि शरीर भारी है, आलस है, अग्नि मंद है, वो थायराइड ग्लैंड में स्राव कम है, और जितने भी लक्षण हमने पढ़े हैं ये सब रहेंगे कफ में। और पित्त में क्या रहेगा, अग्नि अधिक रहेगी जी, अग्नि अधिक रहेगी, स्राव ज़्यादा रहेगा। और कफ वात में क्या रहेगा, फिर वात में अग्नि अधिक नहीं है, शरीर में ड्राइनेस है और शरीर सूखता चला जा रहा है जी। वो तो यही बोलते हैं, 2 ही बोलते हैं कि एक में या तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, एक में भूख ही नहीं लगेगी। उनकी 2 संप्राप्ति है। लेकिन आयुर्वेद इसको वात में भी मानता है, पित्त में भी मानता है और कफ में भी मानता है। अब पित्त में तो भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, कफ में लगेगी नहीं। वात में अग्नि विषम रहेगी, वो अग्नि विषम की स्थिति को नहीं मानते हैं एलोपैथी वाले। तो वात में अग्नि विषम रहेगी, वात के गुण बड़े हैं, शरीर घटता चला जाएगा। पित्त में अग्नि तीक्ष्ण है, पाचन प्रॉपर नहीं है, धातुएं प्रॉपर नहीं है, तो वो पित्त वाले सिम्टम महसूस करेगा, पित्त वाले लक्षण उसके शरीर में रहेंगे और उसका भी वजन कम रहेगा जी। तो रेशम जी यहाँ पे अग्नि के बल के अनुसार और शारीरिक प्रकृति के अनुसार और गुणों के आधार पे आयुर्वेद थायराइड को वात पित्त कफ तीनों में ही मानता है जी। तीनों के ही अलग लक्षण है और तीनों की ही चिकित्सा अलग है। रेशम जी तो एलोपैथी वाले वात में इसको नहीं मानते हैं, और वो यहाँ भूख बहुत ज़्यादा लगती है एक पेशेंट में और वो सूखता चला जाता है, एक में लगती नहीं है, वजन बढ़ता चला जाता है। 2 ही कैटेगरी मानते हैं। लेकिन आप ऐसे लोगों को भी देखोगे जिसमें अग्नि विषम है, ना तो बहुत ज़्यादा तेज है और ना मंद है, विषम टाइप की अग्नि है जैसे वात वालों की होती है, और उनके शरीर में ड्राइनेस है और उनका शरीर जो घटता चला जा रहा है वो वात के गुणों के कारण है। तो तीनों में हमने क्या करना है, हमने, हाँ जी बोलो। हाँ, पित्त की तीक्ष्णता से, मान लो एक व्यक्ति है जिसके शरीर में द्रव गुण बढ़ा है, एसिडिटी बढ़ी है, तो क्या वो व्यक्ति बलवान बनेगा जी? नहीं बनेगा। उसको स्ट्रेस भी रहेगा, चिड़चिड़ापन भी रहेगा, क्रोध भी रहेगा, बेचैनी भी रहेगी, ये सब सिम्टम भी रहेंगे उसमें। अब ये मैक्सिमम लक्षण को एक साथ मिला देते हैं एलोपैथी वाले, जब आप इनके लक्षण पढ़ोगे तो हाँ जी, एलोपैथी वाले के पास में कोई पेशेंट पहुंचता है ना, हाँ जी, तो सबसे पहले ना डॉक्टर ये पूछता है कि मतलब उसको थायराइड का सिम्टम समझ में आ रहा है, तो जो नीचे वाली जो थायराइड है उस कंडीशन में पेशेंट को तुरंत देख लेता है, वजन करवाता है, बोलता है लगातार यदि वजन कम हो रहा है मतलब सीधा वो थायराइड के लिए लिख देता है। और यदि इस तरह का थायराइड है तो जनरली ना महिलाएं बाल झड़ने की शिकायत सबसे पहले वो किस में होगी जी? वात के कारण होगी बाल झड़ना, ड्राइनेस होना, और बाल जल्दी पकना वो पित्त के कारण है जी। हाँ जी,